हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे डॉन एट पुरी, लिखा है जयंत महापात्र जी ने। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे विथ मीनिंग्स, हिंदी में बताऊंगा आप लोगों को। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अभी तक अगर बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ही खास है। ठीक है, तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ पॉइंट बताएंगे आप लोगों को, वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिंपल आपको पोएम जानकर क्या होगा, इसका थोड़ा सा मेन थिंग भी जान लीजिए कि ये पोएम किसके ऊपर है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है इस पोएम का। तो चलिए, एक नंबर पे ये लिखा है जयंत महापात्र जी ने। ठीक है, और इसका जन्म 1928 में हुआ है। ठीक है, और 2 नंबर पे है ही हैज़ ऑथर्ड मोर देन ए डजन कलेक्शन ऑफ हुईस ए रेन राइट्स रिलेशनशिप ए वाइटनेस ऑफ बोन टेम्पल स्टैंड आउट। मतलब उन्होंने 1 डजन से भी ज़्यादा पॉइंट्स वगैरह सब लिखा है, जैसे ए रेन ऑफ राइट्स है, रिलेशनशिप है, ए वाइटनेस ऑफ बोन है, टेम्पल है। ठीक है, बहुत सारे में से ये 4-5 लिखा है जो बहुत ही फेमस है। उसके बाद हिज पोइट्री स्प्रिंग फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, और उनका जो पोएम है ना वो पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है, उसकी ज़िंदगी का। वी कैन से दैट इट इज़ ऑटोबायोग्राफी भी हम बोल सकते हैं पोएम। ठीक है, उनके लाइफ के ऊपर बेस है। मतलब सिर्फ ये एक पोएम नहीं, बहुत सारा पोएम, जैसे ए रेन ऑफ राइट्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, वाइटनेस ऑफ बोन हो गया, हर एक पोएम उनके ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए 4 नंबर लोकल हिस्ट्री एंड आइडियाज ऑफ पैन इंडियन मिथोलॉजी। और लोकल हिस्ट्री, अगर उनके ज़िंदगी के बारे में है अगर ये पोएम, तो लोकल हिस्ट्री होगा, उनके चारों तरफ का जो हिस्ट्री है लोकल एरियाज़ के बारे में ही होगा। जैसे ये डॉन एट पुरी है, ये जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है, पुरी के बारे में है, तो उनका जन्म भी वहाँ पर हुआ था, तो लोकल एरिया का हिस्ट्री आएगा ना पोएम में। और इस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पैन इंडियन मिथोलॉजी, मतलब इंडियन कल्चर, रिलीजन, इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडियाज़ आ जाएगा इनके पोएम में। ठीक है, सिर्फ दूसरा नहीं, इसमें भी मिलेगा आपको, डॉन एट पुरी में भी मिलेगा। और डॉन का मतलब क्या है? डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, जो सुबह एकदम कमज़ोर होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, इवनिंग की तरह। उसके बाद देखिए डॉन एट पुरी इज़ वन ऑफ देम, और इन्हीं में से ये जितना सारा पोएम है उनमें से एक डॉन एट पुरी है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, डॉन एट पुरी इज़ ए नैरेटिव ऑफ ऑब्जर्व रियलिटीज़। और ये डॉन एट पुरी जो है, इसमें क्या मिलेगा आपको, ये तो पर्सनल नैरेटिव है और ये रियलिटीज़ को दर्शाता है, रियलिटी को दिखाता है, एकदम ओरिजिनल। ठीक है, रियलिज्म के ऊपर बेस्ड है। और कहाँ पर है? एक फेमस मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, और वहाँ का वातावरण, सर्कमस्टेंस के बारे में है। चलिए नेक्स्ट है कि 7 नंबर पर देखिए, इट कैप्चर्स ऑफ ए मॉर्निंग लैंडस्केप ऑन द स्ट्रेचिंग सी साइड। सागर किनारे सुबह कैसा होता है, वहाँ के वातावरण कैसा होता है मंदिर के किनारे, उसके बारे में आपको मिलेगा। 8 नंबर पे कंडीशन ऑफ विडो, जो विधवा औरतें हैं उसके बारे में मिलता है, उनका कितना कष्ट होता है विधवा बनने के बाद, हस्बैंड मरने के बाद, उनका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, क्या समस्या आती है उनको, उसके बारे में यहाँ पर मिलेगा पोएम में। ठीक है, द पोर पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो गरीब लोग हैं उनका हालत क्या होता है, बदतर से भी ख़राब हो जाता है उनका। ठीक है, उसके बारे में मिलेगा। और 10 नंबर रिचुअल दे फॉलो एंड स्पेंड मनी, और वो लोग क्या कल्चर, क्या रिचुअल, क्या नियम कानून क्या फॉलो करता है, पैसा ना होने के बावजूद भी कैसे करके उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, ऐसा कल्चर है, ऐसा नियम कानून है, लागू हो जाता है उन पर। ठीक है, और यहाँ पर फिर से लिख दिया था मैंने कि वो जन्म कब था, 1928 में। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अभी डायरेक्टली पोएम की तरफ जाते हैं। चलिए यहाँ पर है, मैं इसका टोटली मीनिंग लाइन बाय लाइन भी बताऊँगा। हाँ देखिए, 3 लाइन करके समझाऊंगा, क्योंकि ये पोएम जो है ना 3 लाइन करके डिवाइड हो जाता है, स्टैंजा बन जाता है। जैसे एंडलेस क्राउड नॉइजेस स्काल ऑन द होली सैंड्स टिल्स इट्स एम्प्टी कंट्री लिखा है, कंट्री होगा, टुवर्ड्स हंगर। तो यहाँ पर तो आपको पता है स्काल का मतलब तो होता है खोपड़ी, इंसान के खोपड़ी। ठीक है, और होली सैंड का मतलब होता है जो जगन्नाथ टेम्पल के एरिया, जो धर्म एरिया है उसके बारे में बता रहा है, उस मिट्टी को। और टिल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा झुक जाना, झुकना, झुकाव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ क्राउ की आवाज़ें थी, यहाँ पर लिखा ना एंडलेस क्राउड नॉइजेस, चारों तरफ कौवा की आवाज़ें थी। ठीक है, यहाँ पर कौवा यानी हंगर को दिखाता है, गरीबी को दिखा रहा है। ठीक है, कौवा काव काव कर रहा है, गरीबों को दिखा रहा है। यहाँ पर भारत में आज भी भूखमरी है, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, आज भी भारत में भूखमरी है, पुरी में लोग अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक खोपड़ी पड़ा है जिसे देखकर कौवा चिल्ला रहा था। ठीक, खोपड़ी कहाँ पर पड़ा था, वो जो सागर के किनारे जो मिट्टी है, रेत है, वहाँ पर दबा हुआ था खोपड़ी। शायद गरीबी के कारण यह खोपड़ी जल नहीं पाया,
अंतिम संस्कार के लिए लाए थे। चला शायद इसके बाद इतना पैसा नहीं था कि अच्छी तरह से अंतिम संस्कार भी कर पाए। जिस देश में गरीबों के पास पैसा नहीं है, पर इन प्रथा के कारण पैसा खर्च करना पड़ता है, क्रियाक्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है यहाँ से यहाँ तक कि वाइट क्लैड widowed women past the centers of their lives are waiting to enter the great temple। विडो का मतलब तो पता ही है, विधवा औरत, बेवा, और क्लेड का मतलब होता है साड़ी, सफ़ेद कपड़ा। ठीक है, सफ़ेद साड़ी पहनते हैं ना औरतें। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखिए आप लोग कि वहाँ पर कुछ औरतें थे, मंदिर के बाहर कुछ औरतें थे। नरेटर दिख रहा था इसको, मतलब पोइट दिख रहा था उनको, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जिनके लिए अपना पति ही स्वर्ग होता है, इस दुनिया का केंद्र बिंदु और सुख समृद्धि होता है। कौन? उनके पति। विडो होने के बाद भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, मतलब विधवा होने के बाद वो भगवान को ही सब कुछ मानने लगते हैं। वो टेंपल के बाहर खड़े थे अंदर जाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक। Their austere eyes stare like those caught in a net, hanging by the dawn, shining strands of faith। तो यहाँ पर ऑस्टेर का मतलब क्या होता है? ऑस्टेर का मतलब है कि सपना, जो सपना टूट चुका है, जिनकी आंखें सुना सुना लग रहा है और जिनकी आंखों में कोई सपना नहीं है, उसका मतलब होता है ऑस्टेर। स्टेयर लाइक दोस कॉट इन ए नेट हैंगिंग बाय डॉन्स शाइनिंग स्ट्रैंड, और स्ट्रैंड का मतलब होता है दरवाज़ा, डोर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उनके आँखों में कोई सपना नहीं थे। किन आँखों में? वो औरतें जो विधवा हो सके हैं, खुशी नहीं है, लग रहा था कि कोई एक पक्षी, ठीक है, जाल में फंस चुके हैं। ठीक, उनकी आँखों में निराशा थे। ठीक है, फंसे हुए पक्षी जैसे आज़ाद होना चाहते हैं, है ना, कोई भी एक पक्षी जो फंस जाता है आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, उस तरह उनकी भी आज़ादी चाहिए थी। इनका बस एक ही आस्था थी, एक ही आशा थी कि सुबह की रोशनी इनके लिए उमंग लेके आए और भगवान अपने चंद्र में उनको, चरणों में उनको जगा दे। ठीक है, इन औरतों का बस एक ही आशा थे। तो उसके बाद यहाँ से पढ़िएगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि द फ्रेल अर्ली लाइट कैचेस ruined leprous shells leaning against one another, a mass crossed faced without names। तो यहाँ पर देखिए, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर होना, दुर्बल होना, कमज़ोर होना, और लेप्रोस का मतलब होता है, लेप्रोस शेल कौन है? जो कुष्ठ रोगी है, जो लोग बैंड हो जाते हैं, जो गरीब लोग, ना खा के, खाना नहीं मिलता, गरीबी, जिसकी वजह से कुष्ठ रोग हो जाते हैं। ठीक है, और क्रोस्ट का मतलब होता है झुक जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए कि अर्ली मॉर्निंग को, डॉन को, एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम कमज़ोर सा दिखाई दे रहा था कवि को चारों तरफ। ठीक है, वो देखता है कि गरीब लोग, भिखारी से ग्रस्त लोग जो बर्बाद हो चुके हैं, एक दूसरे की ओर फेस करके खड़े थे, भीख मांगने के लिए वहाँ पर खड़े थे, एक झुंड बनाकर, जिसका कोई नाम नहीं थे, उन लोगों का कोई नहीं पहचानते थे कौन थे वो लोग, वो समाज से बहिष्कृत हो चुके थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, एकदम लास्ट, यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से एकदम लास्ट तक पढ़ेंगे। ठीक है, एंड सडनली ब्रेक्स आउट ऑफ माई हाइड इनटू ए स्मोकी ब्लेज ऑफ ए सलन सोलिटरी फायर दैट फिल्स माई एजिंग मदर, her last wish to be cremated here, twisting uncertainty like light on the shifting sands। तो यहाँ पर देखिए, ब्लेज का मतलब क्या है? यहाँ पर ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला। ठीक है, और सलन का मतलब होता है यहाँ पर उदास होना, और सोलिटरी का मतलब होता है आपका अकेला, और फायर का मतलब होता है चिता। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और एक क्रीमेटेड का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। ठीक, तो चलिए इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि पोइट जो सोच रहा था उसके बाहर आ जाता है। ठीक है, पोइट जो सोच रहा था बाहर, ये ऐसा 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 चारों तरफ देख रहा था, सोच रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, उस सोच से बाहर आ जाता है, उस विचार से बाहर आ जाता है, और ऐसा कुछ था जिसने उसका ध्यान खींच लिया था। उसके सामने चिता से धुआं निकल रहा था, जो बदमिजाज था, अकेला था, राख से भरी हुई थी, और वो चिता पोइट की माँ की थी, जिनका इच्छा था कि उनके मरने के बाद उनका क्रियाक्रम, उनका दाह संस्कार पुरी में हो। पर ऐसा लग रहा था कि बाहर के वातावरण को देखकर उनके माताजी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रहा था। ठीक है, माहौल एकदम नेगेटिव सा था। इतने घटनाओं को देखकर शायद माताजी का मन विचलित हो चुका था, उदास हो चुका था। वो ये दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में नहीं जा पा रहे थे।
ठीक है, ऐसा लग रहा था उनके वो पोइट को। ठीक है, तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा पोएम है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।